डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? The solute particles from high concentration to low concentration. हाई कॉन्सेंट्रेशन टू Low लो concentration. कॉन्सेंट्रेशन। सर एमटीजी में डाउट है मुझे। तो पहले डाउट कर लेते हैं, 1 सेकंड। 7। रिफर टू गिवन द फिगर, फिगर वाला क्वेश्चन है ना? हाँ। ओके, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ओके, क्या रिप्रेजेंट होता है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट? क्या डाउट है इसमें? मुझे पता नहीं चला इसमें कुछ। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड फिगर, ठीक है? तो फर्स्ट फिगर में आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ फिर और कम है। ओके, तो एक आउटर साइड है और इनर साइड है। अब देखो, ये आउटर साइड है, यहाँ पे आपको 7 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, यहाँ पे एक चैनल दी हुई है, राइट? और यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स अंदर आता है। समझ में आ रहा है? अब दूसरी फिगर देखो, तो वहां पे 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल रह गए। 1 2 3 4 और 5, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इनर साइड में आएंगे। मतलब बाहर से कहाँ पे आ रहा है? बाहर से कहाँ आ रहा है मॉलिक्यूल? अंदर आ रहा है। अच्छा, बाहर से अंदर मॉलिक्यूल आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है? अगर वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। लेकिन वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से नहीं आता है, वो एक पर्टिकुलर चैनल से आता है, तो हम उसको कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो चैनल से जो आता है ना, अब यहाँ पे 3 टाइप्स है। कौन से 3 टाइप्स है? किसके? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के यूनिपोर्ट, निपोर्ट सिम्पोर्ट सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अगर एक मॉलिक्यूल्स पास होता है, हम्म। अगर बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर, तो हम यूनि उसको क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट, 2 मॉलिक्यूल एक साथ पास होते हैं, या फिर दोनों बाहर जाते हैं या फिर दोनों अंदर आते हैं। और एंटीपोर्ट, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक अंदर आता है एक बाहर जाता है, उसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। पता चल रहा है? यस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? हाँ। और कोई डाउट? 11। 11, ओके। Smaller lipid-soluble molecule diffuse faster through cell membrane, but the movement of hydrophilic substance is facilitated by certain transporter, which are chemical: protein, carbohydrates, lipids, and phospholipids. A smaller lipid-soluble molecule diffuse faster through cell membrane. Okay, जो लिपिड का soluble molecules होता है वो diffuse होता है जल्दी से through cell membrane, but the movement of hydrophilic substance, हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को लव करता है, ठीक है? तो पानी के साथ अट्रैक्शन है, इज फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स है जो पानी, ऐसा सब्सटेंस जो पानी को क्या करता है? अलग। अट्रैक्ट करता है, ठीक है? उस अट्रैक्ट करते हैं उस पानी को ट्रांसफर करने के लिए कौन से सब्सटेंस काम करते हैं और वो किससे बने होते हैं? अब मान लो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन में, सिंपल सा। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर लिपिड से बनी होती है। बीच में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। फिर अगेन बाइलेयर लिपिड और प्रोटीन, ये होता है। अब क्वेश्चन सुन लो उसका ध्यान से। स्मॉलर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे
वो यहाँ से इजीली फास्टली आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी लिपिड है और ये भी लिपिड। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। लेकिन वहां पे कोमा दिया हुआ है। अब आगे बढ़ो। बट द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पानी के साथ अट्रैक्ट करे, इसे सब्सटेंस फैसिलिटेटेड, ये शब्द याद रखना है, बाय सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स। अगर मान लो कोई पानी को लव करता है, ऐसा मॉलिक्यूल आता है, अगर उसको ट्रांसफर करना है मेम्ब्रेन के अंदर, तो कुछ ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। लाइक पानी को अंदर ले जाने के लिए हमारे पास जो चैनल बनी हुई है उसको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। तो ये एक्वापोरिन्स किससे बने होते हैं? एक्वापोरिन्स किससे बने होते हैं? अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हो, एनसीईआरटी में देख के बता सकते हो आप। एक्वापोरिन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के, यस। तो द एक्वापोरिन्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये ट्रांसपोर्टर्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। तो आंसर क्या आता है हमारा? प्रोटीन्स। प्रोटीन। प्रोटीन ऑप्शन में कितने नंबर पे दिया है? 1। ठीक है, चेक कर लो एक बार, आंसर चेक कर लो। प्रोटीन। क्लियर? हाँ। मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्रैक करना था। अब आप क्या सोचते हो? आपने क्या सोचा था वो बताओ। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए थे। ओके चलो, एक काम करना है। ठीक है, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता भी होगा और होगा भी सही शायद, सर मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो जब आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? उस टाइम पे आप जो भी सोचा है ना आपने, वो लिख लो, या फिर अलग से नोट बना लो, या फिर वही पेपर में लिख लो। इस क्वेश्चन में मैंने ये सोचा था लेकिन ये रॉन्ग हुआ। एक बार जब आप लिखोगे ना, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप रूटीनली समझ सकते हो, समझे? फिर जब आप वही क्वेश्चन दूसरी बार करोगे या उसी टाइप का क्वेश्चन आप दूसरी बार करोगे, तब आपका वो गलती रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। राइट? तो आपको लिखते रहना है कि भाई इस कंसेप्ट में मैंने यहां तक कुछ सोचा था। ओके चलो, 17। 17। Wow, what a question. The given table shows the property of four cell system A, B, C, D. Maximum rate of inward diffusion of water will be observed which of these systems? Intracellular concentration of water, extracellular concentration of water. System A, B, C, or D. Okay. The given table shows property of four cells A, B, C, D. The maximum rate of inward diffusion. अच्छा, इनवर्ड डिफ्यूजन का मतलब हम क्या समझेंगे? कहां फ्रॉम से कहां आ रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड। यस, बाहर से अंदर डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को क्रैक करते जाते हैं। इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर विल बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द सिस्टम। अच्छा, कौन से सिस्टम होगी जहां पे डिफ्यूजन होगा? अब मान लो इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर आपको 0.11 दिया है, यहाँ पे 0.09 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, 0.5 मोलर, और यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है बी, और ये ए। सी में आपको दिया हुआ है 0.05, 0.05 आउटर एक्स्ट्रा सेल्युलर की बात करते हैं। और अच्छा, इनर, सॉरी, द फर्स्ट वन इज इनर, 0.09 और 0.11, 0.2 और 0.5, ये हमने राइट लिखा है। ये 0.7
और यहाँ पे है 0 ऊपर 0.7। 0.05 और 0.7, राइट। और इंट्रासेल्यूलर 0.03 और 2 0.66 है ना, 6 0.03, 0.3 तो 0.6, ओके। Maximum rate of inward diffusion of water will be observed in which this system? मैक्सिमम क्या कहा है हमें, मैक्सिमम, ठीक है। सिस्टम ए, बी, सी और डी। तो मान लो 11 और 0.9 में डिफरेंस कितना है, 0.02। 0.02। यस, बी में 0.3 का डिफरेंस है। सी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 0.05, फिर 0.1 आता है और वहां पे 0.7 आता है। और सी की बात करते हैं तो 0.06 और 0.6। तो इन चारों में से इन चारों में से सबसे ज्यादा किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा? आप थिंक लगा लो, चलो देखो। डिफ्यूजन तो होगा, लेकिन हमें इनवर्ड की बात करनी है, ठीक है। ये बाहर है 0.11 और ये अंदर, अंदर से बाहर आता है। कब तक आता है, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तब। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम मतलब 0.01 आता है, इनफ इनफ है ना। 0.10 हो गया, 0.10 हो जाएगा ना। सिर्फ चेंजेस कितना करना है, 0.0। 0.01 का। अब इसकी बात करेंगे तो इन दोनों का बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पे कितने आएंगे। अब मान लो एक आता है तो 0.3 हो जाएगा, वहां पे 0.5, तो 1.5 हुआ, 0.15 ये हुआ। अब इसकी बात करते हैं 0.6। अब इनको बैलेंस करना है तो कितनी जरूरत पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 0.3। समझो, यहाँ से 3 आएगा तो 3.6 होगा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4 हो सकता है, मतलब 0.35 समथिंग ले सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे तो 0.03 बैलेंस करेंगे, फिर भी यहाँ पे पॉइंट मिनिमम 0.3 तो रहेगा ही। तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, 0.30। ये। हम्म। तो डिफ्यूजन किसका सबसे ज्यादा होगा, सी। सी का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ। सिंपल कंसेप्ट था कि भी पानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, तो हाई टू लो तो सबकी थी। अब ये था कि इन चारों में से हाईएस्ट किसका जाता है, तो किसका जाता है, 0.30। सी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, बैलेंस होने में कितना टाइम लगता है। चलो क्लियर है ये, हाँ। चलो नेक्स्ट 15। 15। चलो, refers to given table, select the option that correctly fill the blank in it. Highly selective uphill transport required ATP, facilitated transport और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है, तो फर्स्ट क्या? सिंपल डिफ्यूजन में हाईली सिलेक्टिव मतलब, हाईली सिलेक्टिव मतलब क्या? ओके फाइन। आप घर जाते हो, हम्म। अब मान लो आपने स्टेयरकेस से जाते हो या फिर आप लिफ्ट से जाते हो, कितने फ्लोर पे रहते हो, 9th। 9th फ्लोर पे रहते हो, ठीक है। तो लिफ्ट यूज करते होंगे। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ किसी और के घर में चले गए, नहीं, क्यों? क्योंकि पता होता है ये हमारा घर है। ये अपना घर होता है, राइट। वैसे ही सेम यहाँ सिस्टम में सबके लिए एक एक दरवाजा है। अब मान लो सोडियम को जाना है, तो फिर वो सोडियम चैनल का ही इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अब ये सोडियम चैनल है तो वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। अब मान लो
ये एक्वापोरेंस है, तो एक्वापोरेंस पानी को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। हम्म। अब मान लो किसी जगह पे पंप हुआ, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है पंप में। अब मान लो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। हम्म। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप सिर्फ सोडियम पोटेशियम को ही पंप करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। तो इसको हम कहेंगे हाईली सिलेक्टिव। समझ में आ गया? अब सॉल्व करो तो। हाईली सिलेक्टिव क्या है? सिंपल डिफ्यूजन है? नहीं है। हाईली सिलेक्टिव सिंपल डिफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो हवा आ रही है वो सामने वाले के घर में जाएगी, जाएगी। अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया तो वो नीचे से चली जाएगी। तो वो सिंपल सी बात है, वो क्या है? सिंपल डिफ्यूजन हुआ। उसको कोई चैनल की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जाना होगा तो दरवाजे से ही जाओगे, राइट? तो सिंपल सी बात है, कोई मॉलिक्यूल को अगर प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट है तो वो हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं है तो वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन सिलेक्टिव नहीं है। तो द फर्स्ट वन इज नो। अब बात करते हैं अपील ट्रांसपोर्ट। तो अपील ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं होता है। क्योंकि अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब नीचे से ऊपर जाना है, डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो कोई फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती नहीं है। तो नो, नो। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव है? यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज हाईली सिलेक्टिव। तो फर्स्ट हो गया नो, बी हो गया यस, सी हो गया नो। अब डी की बात करते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट एटीपी है? नहीं है। फैसिलिटेटेड में भी ग्रेडियंट्स चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन में भी ग्रेडियंट्स चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक चैनल के थ्रू जाता है तो फैसिलिटेटेड हो गया, एक ऐसे ही चला जाता है तो डिफ्यूजन हो गया, राइट? तो द डी required ATP D is no. So no, यस। yes, no, no। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ। टिक करो आंसर। 16। 16। Osmosis is a special kind of diffusion through which water diffuse across the cell membrane. The rate and direction of osmosis depends on pressure gradients, concentration gradients, both A and B, and none of these। अच्छा, ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड होता है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द सॉल्वेंट ट्रांसफर। वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, मूव्स फ्रॉम लो concentration टू हाई concentration ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? लो concentration ऑफ सॉल्यूशन टू हाई concentration ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो ये सॉल्यूशन है और ये बी सॉल्यूशन है, ये लो है, ये हाई है। अच्छा, लो टू हाई, लो टू हाई क्या जाएगा? पानी। यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है मतलब पानी की मात्रा यहाँ पे क्या है? कम। हाई है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो। एक बात याद रखना, तो मान लो एक आपके घर कोई मेहमान आते हैं, क्या आते हैं? गेस्ट आते हैं। और गेस्ट के लिए आपके पापा आदेश देते हैं कि शरबत बनाओ, ठीक है। अब शरबत बनाने की रेसिपी क्या है? पानी में। पानी में क्या डालना है?
शुगर डालना है, हम्म, सॉल्ट डालना है। लेकिन आपने पानी में, अब मान लो इस पानी में आप शुगर डाल रहे हो, ठीक है। अब ये पानी के 100 मॉलिक्यूल्स, शुगर सुक्रोज के आपने मान लो 20 मॉलिक्यूल ऐड कर। अब पानी के पास भी अपनी फ्री एनर्जी है और सुक्रोज के पास भी अपनी एनर्जी है। वो पानी की एनर्जी को यूज करके उसके साथ जुड़ जाएगा। तो कितने फ्री मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाटर के? 90, 80। 80 फ्री मॉलिक्यूल्स। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा द्रावक, कौन सा सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, क्योंकि उसके लिए तो कंपैरिजन चाहिए। चलो यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था और ऐड किया 20, दूसरा 40 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे फ्री कितने बचे? 60। 60 फ्री बचे। ओके, अब दोनों को एक मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दे, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पानी कहां से कहां जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन, अब यहां पे याद रखना, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वहां पे पानी ज्यादा है, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे पानी क्या है? कम। तो पानी की अगर इंडिविजुअल बात करें तो पानी हाई टू लो जाएगा। लेकिन अगर हम बात ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की करें तो पानी लो टू हाई, बस किसका लो? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का लो। और यहाँ पे किसका हाई? फ्री। पानी का। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ। તો આ ઓસ્મોસિસ નો કન્સેપ્ટ બહુ સિમ્પલ હતો. ચાલો, તો હવે આન્સર આપીએ. કોના પર ડિપેન્ડ છે આ? પ્રેશર ઉપર કે કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ ઉપર? શું આન્સર આપી શકાય? બંને આપી શકાય. કેવી રીતે? કેવી રીતે? કન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ મતલબ કે કન્સન્ટ્રેશન એની એના કન્સન્ટ્રેશન હોય એનું જેટલું એની ઉપર ડિપેન્ડ કરી શકે છે. તો પ્રેશર ગ્રેડ પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ કેમ? શું? ઓપ્શન પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ કેવી રીતે આવે? ઈ મેં નથી કીધું, મેં કન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ કીધું. હા, એ તો ખ્યાલ આવી ગયો. કન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ તો છે જ, બરોબર છે, પણ પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ શું કામ? પ્રેશર એ નથી ખબર. પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ્સ કહેવાય કોને? જેમાં પ્રેશર લાગતું. સમજાય છે? મારા મત મુજબ તો હું પ્યોરલી જો નીટમાં પૂછાણું હોય તો હું પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ આન્સર નો આપું. શું આન્સર આપું? કન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ. ફક્ત ને ફક્ત હું આપું સોલ્યુશન કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ. પણ પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ્સ ને આપણે થોડું સમજ. ફુગ્ગો છે, ફુગ્ગો, ફુગ્ગામાં હવા ભરી એટલે શું થાય? ફૂલે મોટું. ફૂલે. પછી એમાંથી અચાનક બંધ કરી દઈએ તો? ઈ જ્યાં જેટલો ફૂલે અને ખોલી નાખીએ તો હવા નીકળી જાય. હવા નીકળી જાય. કેમ? તો કે બહાર હવા કેવી છે? વધુ છે, અંદર કેવી છે? ઓછી. ઓછી. એ બેલેન્સ કરવા પ્રયત્ન કરે છે પણ થતી નથી. સમજ પડે છે? હલો. હા. એ જ ફુગ્ગામાં તમે પાણી ભરી દો. બે ફુગ્ગામાં એક સરખું કાણું પાડે અને બંને ફુગ્ગાને પાણી ઢોળાવવા દે. એકને દબાવવાનું છે, બીજાને દબાવવાનું નથી. પાણી શેમાંથી વધારે બહાર નીકળશે? જેને દબાવ્યું
ઓકે, તો એ જે ગતિવિધિ થઈ વોટરની એના માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ હતું? પ્રેશર. પ્રેશર ગ્રેડિયન્ટ પણ આન્સર આવે. તો બંને આપ્યો છે આન્સર. સમજ પડી? હા ચલો નેક્સ્ટ. બસ હવે એટલા જ હતા. પૂરું? હા ચલો.